तो 5 साल बाद जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा है। सूबे को नया सीएम बुधवार को मिल जाएगा। जाहिर है नए सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने जम्मू कश्मीर की जनता के विश्वासों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद स्थितियां बदली हैं। नई सरकार के सामने आतंकवाद पर लगाम लगाना और भी कई बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें कश्मीरी पंडितों को लेकर या उनकी वापसी घाटी में कराने को लेकर विश्वास बहाली पर काम करना होगा। नई सरकार के सामने और क्या क्या चुनौतियां होंगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ काम करने का तरीका, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब काम क्या क्या काम हो सकते हैं और कितने बेहतर तरीके से हो सकते हैं, ये भी समझने जैसा विषय होगा, जिस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया है और अब बारी है नई सरकार की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दरअसल शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उन्होंने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट की थी। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने उनके समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसमें उन्होंने सहयोगी दलों से मिली समर्थन की चिट्ठियां भी सौंपी थी। उन्होंने 54 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया। बहरहाल बुधवार को सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। 3 चरणों में हुए चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र को सलाम किया और बम्पर मतदान हुआ। 10 साल के बाद का चुनाव अपने में बेहद अहम रहा। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद स्थितियां बदली। पत्थरबाजी पर जहां लगाम लगी, वहीं आतंकी वारदातों में भी कमी आई। अब नई सरकार उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बन रही है, तो उनके सामने चुनौतियां भी हैं। वहीं जनता की उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी। जाहिर है जम्मू कश्मीर अब एक संघ शासित प्रदेश है, ऐसे में यहाँ तमाम लिमिटेशन भी है। वहीं कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से लाने की बात लगातार होती रही, लेकिन अब भी बात नहीं बन पाई। नई सरकार के सामने कश्मीरी पंडितों में विश्वास बहाली की भी चुनौती होगी। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं, जो 1990 के दशक की शुरुआत में हुए पलायन के दौरान अपने घरों से मजबूरन बाहर चले गए थे। आपने खुद देखा अमन कितना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त, कि वो घर वापस आए और अपने घर को संभालें और इस साथों को फिर से चमकाएं। बहरहाल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत बदली है। जन्नत में नई बयार का मुहूर्त हो गया है। पत्थरबाजी आतंक पर लगाम लगी है। अब ऐसे में नई सरकार के सामने चुनौतियां भी हैं, लेकिन माहौल भी मुफीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जो हमारे भाई चले गए हैं वो वापस आए। कश्मीरी पंडितों को लेकर इस चुनाव में इतनी बातें नहीं हुई हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इस बार 370 बड़ा हावी रहा और हमने देखा कि किस्म किस्म के तरीके थे। इस बार स्ट्रैटेजी से सभी ने चुनाव लड़ा, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने। खैर, और गठबंधन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का रहा, इस पर हमने खूब बात की। लेकिन आप देखिए कि सरकार में आने के बाद जो भाई हमारे चले गए हैं वो वापस आए, ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं शुरुआत भी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं अमित रैना, उनसे करना चाहूँगा। कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और अमित रैना कई मौक़ों पर हमारी बड़ी मदद कर चुके हैं कश्मीर के मुद्दों को समझने में। लेकिन देखिए, आपका ही वो मुद्दा रहा अमित भाई, जिसको आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने उठाया भी है। और ये बड़ा पॉजिटिव स्टैंड लगा मुझे कि सारे मुद्दे छोड़कर जो भाई चले गए वो आए। एक तो विश्वास बहाली की बात है, दूसरा अब एक होता राजनीतिक बयानबाजी, वो हो गई सो हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस से अब सत्ता में आने के बाद, क्योंकि सत्ता में आने के पहले की बयानबाजी और सत्ता में आने के बाद की जिम्मेदारी में बड़ा फर्क होता है, तो इस फर्क को आप कैसे डिफाइन करेंगे? उनके इस बयान को आप कैसे लेते हैं? नहीं, देखिए, मैं इसको जुमले के अलावा कुछ नहीं मानूंगा, क्योंकि बयान अपने आप में दर्शा देता है कि उनकी मन की भावना क्या है। जो भाई यहाँ से चले गए, कोई पंडित उठ के चला नहीं गया। जो भाई निकाल दिए गए, जो भाइयों को फोर्स करके भागना पड़ा था, वो भाई। फारूक अब्दुल्ला आज भी बात करते हैं कि उन कश्मीरी पंडितों के निष्कासन के पीछे, जाति सहार के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। वो आज भी थ्योरी प्रोपोगेट करते हैं कि गवर्नर जगमोहन है कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी पंडित जगमोहन के कहने पे निकले। तो जो इस थ्योरी में विश्वास करता और जो कहता हूँ, जो भाई चले गए, हम कोई क्या अपनी इच्छा से चले गए थे, स्वेच्छा से चले गए? बीच सर्दियों के 19 जनवरी में जहां -10 डिग्री टेम्परेचर होता है,
हम क्या उठकर जम्मू की सड़कों पे, अस्तबलों में, टनलों में, नालियों में, खेतों में सोने के लिए चले गए थे? कोई पिकनिक बनाने चले गए थे? तो ये अपने आप में ही भाषा दर्शाती है कि वो कितने चिंतित थे कश्मीरी पंडितों के लिए, और वापस अपने घरों में आ गए। कौन से घर? 60,000 घर तो जला दिए गए हैं। अगर कश्मीरी पंडित आज वापस जाना भी चाहे तो कौन से घर में जाए? जो 5-6 हजार एम्प्लॉय आज वापस गए पीएम पैकेज के तहत, उनके लिए क्वार्टर बनाने पड़े। एक एक क्वार्टर में 3-3 फैमिलियां रहती, क्योंकि उनके अपने घर हैं नहीं, और जो कुछ घर बचे हैं वो फिर से जला दिए गए। अभी कुछ महीने पहले अनंतनाग में कम से कम 6 से 8 पंडित घर जला दिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं डर था कि वो वापस आएंगे। तो ये जुमलेबाजी से, ये एक स्लोगनिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। पूरे इलेक्शन कैंपेन में एक कश्मीरी पंडित कैंडिडेट इन्हें नहीं मिला। अभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई नुमाइंदा कश्मीरी पंडित कैंडिडेट का आएगा जो रिप्रेजेंट करेगा कम्युनिटी को। तो ये मुझे नहीं लगता इस भाषा में कोई पॉजिटिविटी है। और इस समुदाय की सिर्फ 2 ही मांगे रही हैं, और देखिए इस 2 मांग को लेकर ना केंद्र सरकार ने कुछ किया है और ना ही राज्य सरकार ने किया। और राज्य सरकार से जो आज एमसीक्यू में, उनसे उम्मीद भी नहीं रखता हूं मैं। एक मांग और कोई बड़ी मांग नहीं, मतलब कोई ऐसी मांग हो जो कोई पूर्ण ना कर सके। क्या मांग? एक छोटी सी मांग है कि न्याय प्रक्रिया को तेज किया जाए। जो 35 साल में 35 साल में आपकी कन्विक्शन 0 है, आपके पास अक्यूज्ड है, उन केसेस को फास्ट ट्रैक किया जाए। अगर आपसे कन्विक्शन नहीं है तो उन्हें क्लोज कर दिया जाए, ताकि कम से कम जो विक्टिम फैमिलीज है उनको सेंस ऑफ क्लोजर तो मिले। एक ये छोटी सी मांग है कि एक एसआईटी गठन करिए और केसेस को फास्ट ट्रैक करिए, इसे जाति सहार मानिए और केसेस फास्ट ट्रैक करिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आए तो एक कंप्रिहेंसिव प्लान बनाइए, वन प्लेस सेटलमेंट दीजिए ताकि वो वापस आके रह सके। वापस आइए, आके अपने घरों में रहिए। कौन से घर जो आपने जला दिए थे उनमें तो नहीं रह सकते कश्मीरी पंडित, क्योंकि घर है ही नहीं। अभी हाई कोर्ट की 3 रिसेंट जजमेंट्स आई हैं, जिसमें तकरीबन 400 करोड़ की प्रॉपर्टीज हाई कोर्ट ने फ्री करी हैं। पिछले 35 साल में किसी भी सरकार से एक मंदिर तक तो फ्री हुआ नहीं कश्मीरी पंडित। ओवरऑल आप मुझे एक ये बताइए, ये तो बड़ा एक विस्तृत विषय, इसको और समझेंगे भी, लेकिन मुझे ये बताइए, एक मेरे साथ में डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ गए, रऊफ लोन साहब जो कि नेता पीडीपी हैं वो भी जुड़ गए हैं। लेकिन अमित भाई मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इन 5 सालों में अब जो सरकार चलेगी उसमें उसका एक एजेंडा ये रहेगा? आपने कहा ये जुमलेबाजी है, लेकिन आपको ओवरऑल लगता है कि एक बड़ा इशू होगा? क्या जरूरत पड़ गई? फारूक अब्दुल्ला ने अगर ये बात बोली है तो कुछ तो वजह होगी, कुछ चलिए एक बात ही बोलना चाह रहे हैं, कोई इंप्रेशन ही देना चाह रहे हैं, जो कि वो बिल्कुल भी चुनाव के पहले नहीं देते, लेकिन चुनाव के बाद वो ये इंप्रेशन क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए चुनाव के पहले भी मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस के था कि कश्मीरी पंडित के रिटर्न को लेकर काम करेंगे, और ये पहली बार फारूक अब्दुल्ला का बयान नहीं आया। पिछले 35 साल में कई बार आ चुका है बयान, कश्मीरी पंडित वापस आएंगे। तो समस्या ये है कि बयान के आगे कुछ हुआ नहीं पिछले 35 सालों में। और ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी कि 2009 में जब पीएम पैकेज अनाउंस किया गया कांग्रेस सरकार द्वारा, उस समय गुलाम नबी आजाद सीएम थे। उसके बाद जब ये एग्जीक्यूशन पे आया तब उमर अब्दुल्ला की सरकार आ चुकी थी। 6000 पोस्ट फिल होने थे, जिसमें से 1800 की पहली फेडरल गवर्नमेंट की सब्सिडी पे होनी थी और अगले 1800 की फिलिंग होनी थी स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी। 1800 के बाद उमर अब्दुल्ला ने मना कर दिया, बोला मैं और कश्मीरी पंडितों को नहीं लूंगा। ये तो तथ्य है, ये तो रिकॉर्ड है। कुल मिला के आपको लगता है उनकी नीयत बिल्कुल नहीं है, ये वो नहीं करने वाले हैं जो उन्होंने कहा, बस ये एक बात समझ में आती है? बिल्कुल ठीक है, कोई नीयत नहीं। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, अभी हम देख रहे हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार सामंजस्य होना जरूरी है। उमर अब्दुल्ला का बयान भी आ गया था नतीजों के बाद ही कि बिल्कुल मिलकर चलेंगे। आप लोगों का तो ये एक बड़ा पॉइंट रहा है, एजेंडा रहा है जिस पर बात रखी गई है। हालांकि नाराजगी थोड़ी अमित रैना जी और अन्य कश्मीरी एक्टिविस्ट की कई बार रहती है कि वो प्रयास नहीं हुए जो होने चाहिए थे। बट क्या अभी ये जो नई सरकार है इसमें कोई बड़ा एजेंडे के तौर पर आप देखते हैं कश्मीरी पंडितों की वापसी, या अन्य मुद्दे जो बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी बातें तो हैं जो ज़्यादा महत्व की भी हैं और उतना ही कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है, लेकिन आपको लगता है ये प्रायोरिटी पर रहेगा? देखिए, मैं अमित रैना जी के दुख से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कश्मीरी पंडित रहे हैं, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था कांग्रेस और एनसी की जब सरकारें रही हैं, और वो मैं उनकी बात से ताल्लुकात रखता हूं बिल्कुल भी कि जो भी हुआ है उनके साथ गलत हुआ है। और कश्मीर के इवन आप इलेक्शन के एक दिन पहले देखिएगा, उमर अब्दुल्ला जी ने खुद बयान दिया था कि जो
जो चेंज जो अब कश्मीर में आया है वो भाजपा के अलावा और कोई नहीं ला पाया, और उन्होंने एक्चुअल देखा था। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो ये उमर अब्दुल्ला जी के बयान है ये बिल्कुल सच नहीं है। जो भी उन्होंने कहा है वो एक जुमलेबाजी है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस चीज से। हमने जो हम लाए हैं बदलाव पिछले 10 सालों में, वो कोई नहीं ला पाया, ना कोई ला सकता है। और पर हम जनता का जो भी जनादेश है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ ही रहेंगे और उनका काम करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 2019 से लेके 2023 के बीच में 5 साल के अंतर्गत में 70% लेस टेररिज्म के केसेस आए हैं, 72% सिविलियन कैजुअलिटी के केसेस आए हैं, 60% लेस केसेस सिक्योरिटी फोर्सेस पे आतंकवादी के आए हैं, 6,235 लोग पत्थरबाजी के लिए इंजर्ड होते थे हर साल, अब 2023 में 0 केस आए हैं। 1,132 ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स रहती थी, आपकी 0 स्ट्राइक आई हैं। 14 लाख टूरिस्ट सालाना जाता था कश्मीर में, आपकी रिकॉर्ड तोड़ 2 करोड़ कश्मीर में टूरिज्म गया है। तो हमने तो मेहनत की है जो कि एक ऑन रिकॉर्ड दिख रहा है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला जी कुछ कर पाए हैं, ना ही कर पाएंगे। वो बस एक जुमलेबाजी कर रहे हैं, और मैं अमित राणा जी के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं। खैर, आपकी बातों को बहुत सारा समझना होगा। आपने उपलब्धियां अपनी पिछली भी बताई हैं, हालांकि चलिए आते हैं उस पर। रऊफ लोन साहब, अभी आप भी मुझे बताएं पीडीपी का अभी स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि नतीजे तो बहुत अच्छे आप लोगों के लिए नहीं आए, अपेक्षित नहीं रहे हैं। अब कश्मीर की सियासत में पीडीपी अपने आप को कैसे खड़ा करेगी, और आने वाले 5 साल आप कश्मीर के किन मुद्दों को बहुत प्रायोरिटी पर देखते हैं? हाँ देखिए, हमारे हक में तो आज लोगों ने वोट कास्ट ज़्यादा नहीं किया। फिर भी यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर कश्मीर की बात की जाए, पीडीपी ही दूसरे नंबर पे यहाँ पे आई। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले नंबर पे आई, लेकिन वोट शेयर पीडीपी को दूसरे नंबर पे आया हुआ है। हम चाहते हैं कि देखिए उमर साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो बताया है लोगों को कि हम ये करेंगे, हम गैस सिलेंडर 12 फ्री देंगे, हम पानी का बिल, हम मीटर्स वगैरह ख़त्म करेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, होप सो ऐसा हो। लेकिन मुझे ऐसा दिखता नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास अब पावर्स बहुत कम हैं। जो पावर्स चीफ मिनिस्टर को दिए गए हैं ये टूथलेस टाइगर्स हैं, सिर्फ टाइगर दिखने के लिए हैं, लेकिन अगर इनको काम करने की बात की जाए तो ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके अंडर इतना पावर्स नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर को यहाँ पावर हुआ करते थे तब वो कुछ नहीं करते थे, आज इनके पास तो पावर नहीं है, तो क्या कर पाएंगे? ये सिर्फ बस थोड़ा बहुत गाड़ियों में घूमेंगे, उधर इधर लोगों तक जाएंगे, लेकिन जो हकीकत है काम कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका मैनिफेस्टो देखिए, 370 पे इनका जो मैनिफेस्टो में दिया गया है कि हम 370 के लड़ेंगे, जो इलेक्शन में उमर साहब ने लोगों को कहा है, लेकिन इलेक्शन होते ही उमर साहब ने इस बिल्कुल अपने आप को साइडलाइन कर दिया इस चीज़ से कि मुनील जी अब इस सरकार से हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं भाजपा से कि इनसे ये वापस लिया जाए या इनसे बात की जाए। आप मुझे बताइए, बात करना वापस लेना अलग बात है, लेकिन एक लड़ाई जो लड़नी होती है वो ये नहीं इंसान को देखना होता है, लीडर्स को देखना होता है कि आगे कौन है। लड़ाई इंसान लड़ते हैं और लड़ते लड़ते या तो हार जाता है या तो जीत जाता है, लेकिन लड़ाई लड़नी हमेशा चाहिए। उमर साहब बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं लड़ने के लिए, इसका मतलब है पहले ही दिन, अभी चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पे बैठे नहीं है, पहले ही दिन से ये इन्होंने अपने मैनिफेस्टो से भागना शुरू कर गए। दूसरी, हिमांशु जी बात कर रहे थे कि हमने जी बड़ा विकास किया जम्मू कश्मीर में। आप मुझे बताएं, अगर अभी आप पंडितों की बात करते थे, क्या 10 साल से भाजपा की सरकार 2013-14 से नहीं है? भाजपा की सरकार सेंटर में भी और जम्मू कश्मीर में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाजपा की सरकार थी। क्या 10 सालों से इन्होंने कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं बसाया? कि 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं, एक डिकेड होता है, 10 साल में इंसान बहुत कुछ कर सकता है, अपने मुल्क को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। हमारे कश्मीरी पंडितों को ये बसा नहीं पाए, यहाँ पे इनको सुरक्षा नहीं दी पाई। इनके दौर में भी कितने लोग, कितने हमारे कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। रही मिलिटेंसी की बात, अगर कश्मीर में थोड़ी सी मिलिटेंसी कम होगी, लेकिन जम्मू रीजन में मिलिटेंसी बढ़ गई और बहुत ज्यादा बढ़ गई। रोज बर रोज यहाँ नुकसान हमारे फौजी भाइयों को होता है, कभी एक जगह हमारे फौजी भाई शहीद होते हैं, कभी दूसरी जगह होते हैं। ये कितना सिक्योरिटी कोलैप्स है आप मुझे बताओ। डायरेक्ट अमित शाह जी इसको नजरसानी कर इसमें दिख रहे हैं कि कहां कैसे चल रहा है, उनके डायरेक्टली सारी सिक्योरिटी। चलिए, ओपनिंग कमेंट मिल गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता भी अब थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे तो वो पार्टी की तरफ से बोल पाएंगे, लेकिन आपने रऊफ भाई एक जो सवाल उठाया वो महत्वपूर्ण है।
डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, अपने जवाब के साथ आप तैयार रहिएगा कि 10 साल की आपने कुछ उपलब्धियां गिनाई थी कि ये काम किए गए हैं, फिर जब कश्मीरी पंडितों की बात आती है तो चाहे एक्टिविस्ट हों अमित रैना जी की तरह या अन्य पार्टियां, वो आप पर भी सवाल खड़े करती हैं कि जी, सबसे पहला तो मेरा सवाल इमरान काजी और राउफ लोन जी के लिए है कि इन लोगों ने, और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मेरा सवाल उनसे भी सीधा रहता कि आप लोगों ने जो है इतनी बदहाल कर दी थी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए कि हमको ठीक करने में इतना ज्यादा समय लग गया, तो इसके लिए जो है स्वयं जिम्मेदार जम्मू एंड कश्मीर के लोग के लिए एनसी, पीडीपी और कांग्रेस है। मैं पूरा सिरे से बताऊंगा कि इन्होंने कितना खराब करके रखा है। जब आप समझिए ये अंग्रेजों के समय से है जो ये दिक्कतें हैं कि जिससे कश्मीरी पंडित रह नहीं सकते। मैं पूरा 1948 से लेके आज तक अब बताऊंगा। जो है भारत की आजादी के बाद जो है पूरी जो जिम्मेदारी दी गई थी सब कुछ देश के इकट्ठा करने की, सरदार पटेल को दी गई थी। एक नेहरू जी को बस कांग्रेस के नेहरू जी को कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई थी, जो वो अच्छे से निभा नहीं पाए, जो आज तक ये समस्या आ रही है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है 1947 में आजादी के बाद 1948 में गए हैं, उनको 1 साल तक सिर्फ इसलिए रोका गया था कि जो भी जितनी भी भारत में समस्याएं हैं, जितनी भी स्टेट की समस्याएं आ रही हैं, उसको आप रोक के जाइए, उसको ठीक करके जाइए। डॉक्टर हिमांशु, एक मिनट, हम लोग इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, अमित रैना भी बैठे हुए हैं। मैं आपको पूरी हिस्ट्री पता है, यहाँ पे पैनल पर भी पता है, हम लोग भी रखते हैं और किसी दिन और इस पर कार्यक्रम रखेंगे, मैं आपसे पूरी हिस्ट्री भी सुन लूंगा, वो कोई इशू नहीं है। अभी 10 साल में आपका ये कहना, आपका जवाब ये है कि इन लोगों ने स्थितियां इतनी खराब कर दी थी कि आप नहीं कर पाए, ये आपका जवाब है ना इस सवाल पर? नहीं, हम पूरा बताएंगे। जीएसडीपी जो है 1 लाख करोड़ का, 5 साल का मैं स्टैट्स बता रहा हूं, 5 साल का सीए 370 हटाने के पहले का और 370 हटाने के बाद का जीएसडीपी जो कश्मीरियों का जो भी इंक्रीज होता है 1 लाख करोड़ से 2.27 करोड़ हुआ है। 29,413 लोगों की रिक्रूटमेंट हमने की है। 5,523 वैकेंसी हम कश्मीरी पंडितों के लिए लाए हैं। सीज फायर 70 वायलेशन होते थे, अब 2 होते, हमने रोका गया है। और ये पुरानी हालत इन लोगों ने इतनी खराब कर दी गई थी कि आपको याद होगा 1983 में वर्ल्ड कप के बाद इंदिरा गांधी की सरकार में जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं। आप ऐसे सेपरेटिस्ट लोगों को अगर जगह देते हैं, आप ये सुनिएगा, 10 दिन पहले इलेक्शन के 10 दिन पहले की न्यूज, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक सैनिक का कहना है कि ये सेपरेटिस्ट, ये पीडीपी के, एनसी के और कांग्रेस के नेता ऐसी बदहाली वहां पे फैला रहे हैं कि भाजपा के होते हुए मतलब कि भाजपा के होते हुए। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। इन लोगों ने माहौल ऐसा बनाया है कि आप लोगों के लिए चुनौती आई, और क्या क्या काम हुए वो आपने बताया, मैं और डिटेल में समझ लूंगा क्योंकि ब्रेक पर जाना है। उससे पहले काजी साहब, आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने कश्मीरी पंडितों की बात कही, बहाली की बात कह रहे हैं, ये अचानक से इस पर कैसे? 370 की अभी तक बात हो रही थी, रऊफ लोन साहब का कहना है कि 370 को तो बिल्कुल किनारे कर दिया जिस पर चुनाव लड़ा है और एकदम एक नए मुद्दे पर आ गए। अमित रैना साहब का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये मुद्दा है ही नहीं, ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है, एक बयान देने के लिए बयान दे दिया गया। आप क्या कहना चाहते हैं? इमरान काजी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस पर जवाब दें। जी बोलिए। आपने मेरा सवाल सुना या मैं दोहराऊं उसको? नहीं, प्लीज सवाल दोहराइए। जी, यहाँ पर पीडीपी नेता रऊफ लोन साहब का कहना है कि आप लोगों का जो आपने 370 पर चुनाव लड़ा, लेकिन अब बात आप कश्मीरी पंडितों की कर रहे हैं। अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है क्योंकि आप लोगों के एजेंडे में ये नहीं रहा, आपने कभी इस बात के प्रयास। आज अचानक फारूक अब्दुल्ला साहब को कश्मीरी पंडित कैसे याद आए, या प्रोमिनेंटली वो इस पर बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्ला जी को थोड़ा सुन रहा था, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू था कि हमने इस रियासत को उस हालात में छोड़ा था कि 10 साल इनको लगे इसको सुधारने में। बड़ी बदकिस्मती है कि 10 साल इन्होंने यहाँ पे गौर किया और आज इनको देखो कैसा एक्सक्यूज देना पड़ रहा है कि हमने इतना बदहाल कर दिया। नेटवर्क का बड़ा इशू है। इमरान काजी साहब, आप जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ पर हम बात को सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से। बहरहाल जी, बोलिए। पर कैपिटा का हाल देख लीजिए, आप यहाँ के कारोबार का हाल देख लीजिए, जहाँ पे आप जो आप सरकारी नौकरियां देख लीजिए, आपकी यहाँ पे 2014 से लेके आज तक एक सिंगल टीचर की पोस्ट नहीं आई है, आपकी कोई जीएस की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, आपका नौजवान इतना परेशान है
कि आज उसने वोट के हक से आपको दिखा दिया कि हम आपके फैसलों को नकारते हैं और आपको रिजेक्ट करते हैं कि आप इस स्टेट चलाने के लायक नहीं हैं। जो आपकी नीतियां रही हैं, जो आपके तरीके रहे हैं इस रियासत को चलाने के लिए, उस तरीके से ये एक डिस्टर्ब स्टेट है, एक बॉर्डर स्टेट है, जहां पे आपको यहाँ के हालात को समझ के हर फैसला लेना पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टी रीजन, आपको यहाँ पे ठीक है, थोड़ा और बेहतर कनेक्टिविटी में आते, पर आपकी बात ये समझ में आ गई कि अभी तक इन्होंने 10 साल में जो जो किया उसको आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ख़ासतौर पर सरकारी नौकरी के विषय में आपने टिप्पणी की है कि इतनी वैकेंसीज़ रही, एक भी नौकरी नहीं निकाली गई। हालांकि कुछ आंकड़े बता रहे थे अभी डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, लेकिन हिमांशु जी आप कुछ कहना चाहें ब्रेक पर जाने से पहले? उसके बाद थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे बेहतर कनेक्टिविटी के साथ, लेकिन इस पर कुछ कहना चाहें तो कहें। नहीं, मुझे लगता है कि जो है एनसी जो आजकल जो है, आज तो कुछ और बोल रही है, लेकिन चुनाव के पहले हमने सबने सुना कि वो पाकिस्तान तक का सहारा लेती है। तो वो आज हमको ना बताएं कि क्या वैकेंसी आई है क्या नहीं आई है। ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं 29,413 है। आप रिकॉर्ड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड देखिए, लार्ज रिक्रूटमेंट में 29,413 लोग को रिक्रूट किया गया है। 66,000 करोड़ का 370 हटाने के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया गया है। उक्खू गांव एक जगह है कश्मीर में जिसको आज तक हम पेंसिल गांव का नाम दिया गया। ये बात करते हैं जो कश्मीर की सहायता लेते हैं, इनके जो फारूक अब्दुल्ला जी हैं, वो कहते हैं कि 370 कभी नहीं हट सकता, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। ये आज हमको आके ज्ञान देने आए हैं, जो खुद ऑर्गेनाइज स्ट्राइक में इन्वॉल्व रहते हैं, पत्थरबाजी में इनके नेता इन्वॉल्व रहते हैं, आतंकवादियों के साथ इनके जो है संबंध रहते हैं। ये आज हमको आगे सिखा रहे हैं, जिन्होंने आज जो ही कारण है कि कश्मीरी पंडित आज एग्जोडस हुआ है, उनके कारण आज जो है ये एनसी और कांग्रेस ही है। इन लोगों ने जो है वामपंथियों को, आतंकवादियों को सहारा दिया था, उसके कारण आज ये समस्या है। और आप समझ सकते हैं कि हमारे राज्य में जब ये कहते हैं ना इमरान काजी जी, 30 साल बाद मुहर्रम का जो है शिया सुन्नी की लड़ाई भी हमने सुलझा के जो 30 साल बाद जो है मुहर्रम का त्योहार मनाया गया है। तो इमरान काजी जी हमको ना ही बताएं कि क्या बदलाव किया गया है, क्या नहीं किया गया है। ये जो हम चुनाव में हुआ है, ये इन लोगों ने जो फिजा खराब की है, बस इसके कारण हुआ है। वरना जम्मू कश्मीर की जनता का पूर्ण समर्थन हमको है। अगर ये फिजा ना खराब करें, दोबारा करा के देख लीजिए, चुनाव हम ही जीतेंगे। अमित जी, अभी तक आपने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को सुना है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात रही है, लेकिन सचमुच में प्रयासों के लिहाज से देखें तो आप पिछले 10 साल, उससे पहले की सरकार और अब जो सरकार आई है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस बार सरकार चलाने का तरीका, सरकार की चुनौतियां बिल्कुल अलग होगी, कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां भी होंगी। ऐसे हालात में आपको लगता है एक अलग अंदाज में कुछ जम्मू कश्मीर की सरकार चलती दिखाई देगी? देखिए, इससे पहले कि मैं सरकार जो अभी गठन होने उस पर कुछ टिप्पणी करूं, आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ आपके कार्यक्रम पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता थे वो अपने प्रेसिडेंट को झूठा ठहरा रहे थे। क्योंकि दिन में तो फारूक साहब ने कहा सब कुछ खुशहाल है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे कश्मीरी पंडित वापस आ जाएं, वो आप ही ने बयान चलाया, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने कुछ और राग सुनाया। जहां तक बात है, देखिए ये बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है उमर अब्दुल्ला की सरकार चलाना। उमर अब्दुल्ला वैसे ही नहीं माने जाते हैं कि एक व्यक्ति हो जो एक डिप्लोमेटिक तरीके से व्यवहार कर सके। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे खुद उनके समय के जो गवर्नर थे NN वोरा साहब, उन्होंने मुझे खुद अपने एक बार बताया मुझे उन्होंने कि उमर अब्दुल्ला के साथ डील करना कितना मुश्किल है उनके लिए। तो जहाँ पे अब आप वैसे ही जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट काफी कुछ डिपेंडेंट था केंद्र पे अपने सस्टेनेंस के लिए। 90% का जो स्टेट का एक्सचेकर का जो खर्चा है वो केंद्र की सब्सिडी से आता है। और अब क्योंकि LG सरकार है और जिसमें LG सरकार के साथ आपको तालमेल करना है, देखिए उमर अब्दुल्ला के तीन पल्ले जिन पे उनको बैलेंस करना पड़ेगा। पहला ये कि सेंटर के साथ जो रिलेशनशिप है वो उनको कहीं ना कहीं मेंटेन करने पड़ेंगे, और LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनको एक अच्छा बिहेवियर रखना पड़ेगा। एक अच्छे बिहेवियर नहीं कहूंगा, एक अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी कुछ उनकी सरकार के जो उनकी कमिटमेंट्स हैं पब्लिक को लेकर, उसकी कहीं ना कहीं वो तभी फुलफिल हो सकती है अगर वो सेंटर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रख सके। दूसरा, जो उन्होंने कमिटमेंट्स करे हैं पोल मैनिफेस्टो में, जिसमें 370 है, 35 है की बहाली है, स्टेटहुड की बहाली है, उसको उनको पता है कि वो कन्फ्रंटेशन एटीट्यूड से केंद्र के साथ नहीं ले सकते, और कहीं ना कहीं उसको लेकर उन्होंने एक बैक स्टेप लिया है।
कि 370 मुझे पता है ये सरकार देगी ना, तो उस पर समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये स्टेटहुड की कन्फ्रंटेशन, 35 की कन्फ्रंटेशन, डोमिसाइल की कन्फ्रंटेशन किस लेवल तक ले जाएंगे केंद्र सरकार के साथ, ये देखना पड़ेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो इनकी अपनी पार्टी में एक जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, जैसे आगा रहुला जो हैं, जो इनके एमपी हैं, जिनके भरोसे इन्होंने बड़गाम की सीट 18,000 वोट मार्जिन से जीती और अपनी ट्रेडिशनल सीट सिर्फ 10,000 के मार्जिन से जीती है, उनके बयान सेपरेटिज्म को लेकर, रायशुमारी को लेकर, रेफरेंडम को लेकर, ऑटोनॉमी को लेकर काफी सख्त रहे हैं, काफी प्रो सेपरेटिस्ट देखे वो जाते हैं। तो उनको बैलेंस करना अपने आप में एक बड़ा एजेंडा होगा। ओमर अब्दुल्ला एज सच, उनका जो एटीट्यूड देखा गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं हो सकता बदलाव आ गया हो पिछले 6 साल में, मगर और मैंने बदलाव देखा है उनमें, सच बताऊं तो काफी बदलाव देखा, मगर जो एक डेफ्ट हैंडलिंग चाहिए होती है ऐसे सिचुएशंस की, उसमें बड़ी टेस्टिंग होगी उनकी। और क्योंकि अब ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया, और अगर ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं तीनों पलड़ों को, यहाँ अनफॉर्चुनेटली 3 पलड़े आ जाते हैं, अगर ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए सरकार चलाना। ये चैलेंज बताइए ना मुझे, मैं यही समझना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं, आपने इसको शुरुआत से कहा कि सरकार चलाना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी पर ये गठबंधन दिखाई देता है, बट आपको लगता है कि कोई ऐसी परेशानी भी रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी कोशिशें जारी रखे, या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इनकी सरकार गड़बड़ा जाए, ऐसा कुछ आपको अंदेशा है? देखिए, जो आप मैंडेट देखेंगे ना, जिस बार मैंडेट आया है, बीजेपी का मैंडेट, जम्मू ने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, कश्मीर ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सरकार आ रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो पहला ही सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज होगा कि गवर्नेंस में दिखाना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बिटवीन 2 प्रोविंसेस। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और कश्मीर के मुख्यमंत्रियों पे हमेशा ये इल्जाम लगता रहा है कि वो हमेशा एक प्रोविंस को फेवर करते रहे और जम्मू को डिस्क्रिमिनेट करते रहे। और इस बार जो मैंडेट आया है उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज्यादा कुछ सीटें नहीं आई हैं जम्मू रीजन में। हालांकि अब वो जो 2-3 इंडिपेंडेंट है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं समर्थन दे दिया है, 2 ने ज्वाइन भी कर लिया, मगर आज भी उन पे सबकी नजर रहेगी कि वो जम्मू रीजन को कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे गवर्नेंस में दोनों रीजन्स को इक्वली हैंडल करते हैं। उसके बाद आपके पास एक अपोजिशन है जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, अपोजिशन भी है और कहीं ना कहीं आपकी मास्टर भी है। तो आपकी यूनियन टेरिटरी असेंबली में अपोजिशन है, और दिल्ली में क्योंकि आपकी निर्भरता दिल्ली पे है तो आपकी कहीं ना कहीं मास्टर भी है। तो ये इतना इजी नहीं होगा। देखिए, शीला दीक्षित बनना हर किसी के बस की ठीक बात है, हालांकि नहीं मेरा सवाल अमित जी हम- ये था कि स्टेबिलिटी को लेकर कोई आशंका आपको लग रही थी कि स्टेबिलिटी, नहीं? देखिए सरकार नंबर्स इनके पास हैं, हाँ, वही मैं नंबर्स कह रहा इनके पास है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टेबिलिटी को लेकर इशू है। ठीक है, सरकार चलाना तो चुनौतीपूर्ण होगा ही, लेकिन डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, अब तो देखिए एक बात तो जो कही नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता ने वो महत्वपूर्ण है कि आपको घाटी ने तो खारिज किया है, और घाटी में वैसी पकड़ भी नहीं थी, आप खुद निर्दलीयों और दूसरी स्ट्रैटेजी के भरोसे थे, तो घाटी में खुद को कैसे मजबूत करेंगे? और अभी सरकार के पास क्योंकि अच्छे नंबर हैं, गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ है, तो उसकी स्टेबिलिटी पर आपकी टिप्पणी, और एक ये दूसरा घाटी वाला सवाल, ये 2 सवाल एड्रेस करें। देखिए, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि जनता ने अगर जनादेश दिया है, घाटी के लोगों ने अगर समर्थन नहीं दिया है, तो हम उस चीज को, जनादेश को मानते हैं और हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, जनता की सेवा का हमारा जो है काम पहले पूर्ण रहता है, ना कि शॉर्ट टर्म हमारे गोल्स रहते हैं। हम जब घाटी में थे, हमारी जब सरकार थी, हम जब पावर में थे, हमने घाटी के लोगों को और जम्मू के लोगों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, हमने सबके लिए सेवा की, सबके लिए काम किया। इवन 500 करोड़ जो है कश्मीरी पंडितों के लिए लाए हैं, जिसमें से 100 करोड़ जगह घाटी में उनको स्टेबलाइज भी किया जाएगा। अब बाकी अगर घाटी के लोगों ने नहीं दिया है तो हम उनका समर्थन करते हैं। जम्मू के लोगों के लिए हम काम करते रहेंगे, कश्मीर के लोगों के लिए हम काम करते रहेंगे, और एक अच्छे विपक्ष की तरह हम आएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे और उनके लिए हमेशा परिपक्व रहेंगे। किस तरह से काम करेंगे, यही तो जानना चाह रहे हैं। मतलब आप क्या काम करेंगे विपक्ष में रहकर? आप जम्मू हो चाहे घाटी के लोग हो, उनके लिए क्या काम कर पाएंगे? और सबसे बड़ी, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो केंद्र सरकार का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होगा जम्मू कश्मीर के लिए। तो केंद्र सरकार का आज तक समर्थन रहा है और रहेगा कि घाटी में जो है आज तक शांति जो है वो केंद्र सरकार के चलते ही बन पाई है। जो इनके आला कमान राहुल गांधी जी आइसक्रीम खाने गए हैं, तो वो भी भाजपा के जो कर कमलों के बाद ही खाने गए हैं। 1970 के बाद से आज तक वो आइसक्रीम खाने नहीं जा पाए थे, वो आज लाल चौक पे आइसक्रीम खा रहे हैं, वो भी हमारी बदौलत ही है।
तो सेंटर का तो सपोर्ट रहेगा ही, और सारे काम जो है हम मजबूती से करेंगे। जो भी जनता की डिमांड होगी, चाहे घाटी हो चाहे जो हो। अब इन सेपरेटिस्ट फोर्स ने जो फैलाया है, हम उसमें भी जो है आजकल ये जो गलत चीजें लोग फैला रहे हैं, ये भी ना फैले, इसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सब कुछ सामान्य बना रहे। रऊफ लोन साहब, ये बेशक आप लोगों की एक राजनीति का हिस्सा रहा, वहाँ पर एक सेंटिमेंट्स भी होते हैं जिसको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। 370 की बात आप लोगों ने पुरजोर तरीके से कही थी, आपने यहाँ तक कहा था जो 370 का सपोर्ट करेंगे हम तो उनके साथ में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और आप ही दो पार्टियाँ रहीं जो पुरजोर तक, हालांकि इसको पहले से माना जा रहा था, जो मजबूरियाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की वही मजबूरियां आपकी थी, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार का विषय आप लोगों के हाथ पे था नहीं, फिर भी आपने पुरजोर तरीके से इसको भुनाने का प्रयास किया। हालांकि आपका दांव उतना नहीं चला जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस का चल गया। बहरहाल आप खुद को कैसे रिवाइव करेंगे, और दूसरा ये जहनियत बदले, वहां पर ये जो एक डिफरेंस आ गया है पॉलिटिक्स का, जम्मू रीजन का अलग आ गया, घाटी का अलग आ गया, और घाटी में वोट लेने के तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। वहां पर कुछ और चीजें लोगों के दिमाग पर काम करती हैं जो कई बार माना जाता है कि देश की अखंडता के लिए ठीक नहीं है। आपको लगता है इस राजनीति के बदलाव के लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, बेशक विपक्ष में बैठे रहते रहते? देखिए, आप में दो सवाल आपने किए। एक तो में जो सेंटिमेंट्स होते हैं जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीर खासकर कश्मीर घाटी में सेंटिमेंट्स होते हैं, इसी में दोनों जवाब निकलते हैं कि देखिए, उमर साहब इलेक्शन में दोनों चीजें एड्रेस कर रहे थे कि एक तो कश्मीर का सेंटिमेंट है, जैसे 370 है, 35 है, लोगों जो ऑल स्टेक होल्डर्स उनसे बातचीत करना, उनको स्टेबल करना कि कैसे कश्मीर का एक अहम मुद्दा है, अहम मसला है, इस मसले को कैसे सुलझाया जाए, यहाँ कैसे गन कल्चर बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएं, कैसे अमन यहाँ हो, यहाँ के जेल भरे हुए हैं, जेलों से कैसे लोगों को रिहा किया जाए, ये सब चीजें इलेक्शन से पहले थी। अब इलेक्शन हो गए, उमर साहब अब चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेंगे, दोनों चीजें को कैसे वो स्टेबल रखेंगे। एक तो कश्मीर का जो मुद्दा है जिसपे कश्मीरी लोग वोट डालते हैं, अदरवाइज बीजेपी को अगर यहाँ से पूरे कश्मीर घाटी से 50,000 वोट भी नहीं आए, क्यों नहीं आया? अगर बीजेपी इतना दावा करती है हमने कश्मीर में काम किया, क्योंकि जो कश्मीर का सेंटिमेंट्स है, कश्मीर के जो जज्बात, बिना पे इनको वोट मिलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले, क्योंकि पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, और उसकी वजह से पीडीपी को बहुत ही नुकसान कश्मीर घाटी में उठाना पड़ा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस तब अपोजिशन में थी, और उस अलायंस का लाभ लेते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपोजिशन की कश्मीरी सेंटिमेंट्स पे बात की, और कश्मीरियों ने उनको फिर से चुना। लेकिन अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में बैठेगी, तो कैसे वो, एक तो डेवलपमेंट, चलो वो डेवलपमेंट कैसे करेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन कश्मीर के सेंटिमेंट्स वो कैसे उनके साथ इंसाफ कर पाएंगे, क्योंकि कश्मीर के सेंटिमेंट्स 370 और 35 के साथ हैं, आर पार तिजारत है, लोगों से बातचीत है, यहाँ का जो देरीना मुद्दा, उस मुद्दे का हल है। इस चीज को कैसे वो कर पाएंगे, ये मुझे नजर नहीं आता कि कहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में कामयाब हो जाएगी। दूसरी बात, हिमांशु, जम्मू कश्मीर की तरक्की की, कश्मीर की भी और जम्मू की भी, अगर कश्मीर की इन्होंने बात की होती, कश्मीर के सेंटिमेंट्स की बात की होती, कश्मीर के लोगों की बात की होती, तो आज भाजपा को भी कश्मीर से कोई ना कोई सीट होती। रही बात, इन्होंने कहा कि हमने नौकरियां इतनी लगाई, नौकरियां वो किया इतना, आप यहाँ भाजपा के दौर में बहुत बड़े स्कैम है, जैसे सब इंस्पेक्टर जो लिस्ट निकली उस पर भी स्कैम था। ठीक है, वो उनके कार्यकाल की बात तो उन्होंने एक रिपोर्ट के तौर पर रख दी, हालांकि आज चर्चा का विषय नहीं, अब तो नई सरकार की चुनौतियों पे मोहिंदर प्रकाश जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो जुड़ गए, क्योंकि कांग्रेस भी सरकार का हिस्सा है। तो आइए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जो हैं उनकी बहुत बात हम नहीं सुन पाए थे, मोहिंदर जी काफ़ी कश्मीर पर हमारे साथ बात करते रहे हैं। तो मोहिंदर जी, ये बताइए, सरकार में कुछ स्टेक वगैरह आपका मजबूत है, नहीं है, या क्या स्थिति है? नहीं, आप इस चीज पे शक क्यों कर रहे हैं जनाब? पूरा स्टेक है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि सरकार के समक्ष लक्ष्य क्या है, क्या चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौती तो प्रवीण जी ये है कि देश के जो लोग हैं, बाकी राज्यों में जो बिलोंगिंगनेस है ना, वो कश्मीर में जो बिलोंगिंगनेस है उसको पैदा करना है। कश्मीर के लोगों को, उनके नेताओं को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं, खासतौर पर बीजेपी वाले, कि ये देश में रहने वाले लोग ही नहीं है, ये तो विदेशी हैं, ये तो पाकिस्तानी है, इनके पाकिस्तानी संबंध हैं, ये तो सारे के सारे आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को शरण देते हैं। लेकिन अगर इसका उलट आप देखें प्रैक्टिकली, सबसे ज्यादा जो भुगता है वो कश्मीरियों ने ही भुगता है, चाहे वो सरकार की नीतियां रही, चाहे वो आतंकवादियों का अत्याचार रहा, चाहे वो कैसे भी रहा। अगर उनको जरूरत है तो मरहम की जरूरत है,
बीजेपी की जो पॉलिसी है सर, अगर आप देखें किसानों के साथ क्या किया इन्होंने, बदतमीजी, प्यार मोहब्बत से कभी ये पेश ही नहीं आए। कभी कभी एक प्यार की थपकी बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ करवा लेती है। मणिपुर में आज तक कोई शांति नहीं आई। अरे अभी ये प्रधानमंत्री छोड़ को दीजिए ना मोहिंदर जी, सब नहीं किया। आप राष्ट्रीय, हालांकि हरियाणा में देखिए ना, वही किसान जो आप कहते थे, उस किसान ने खूब प्यार से थपकियां दी हैं बीजेपी को, खूब अच्छी सीटें दे दी, सरकार बना के भेज दिया। क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अमित भाई, आपके कमेंट से मुझे ऐसा लगा कि ये जो नई सरकार है, इसके पास पॉलिटिकल चुनौतियां, बहसबाजी, रस्साकशी विपक्ष के साथ में ये ज़्यादा चलता रहेगा। कुछ काम को लेकर आप आशान्वित हैं? आपको लगता है कुछ काम वगैरह हो पाएंगे? देखिए, जब तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी इंचार्ज रहेंगे, मुझे लगता है कि उनका अप्रोच एक रिकंसिलेटरी अप्रोच है टुवर्ड सेंटर। बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट्स करें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और उनको अगर पता है कि अगर उनको वो पूरा करने हैं, उसके अगर 50% भी पूरे करने, 20% भी पूरे करने, तो केंद्र की पूरी सपोर्ट चाहिए होगी। और देखिए, इलेक्शन होते ही अभी मुख्यमंत्री भी नहीं बने हैं। पहला सबसे बड़ा मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था 370 का, उन्होंने उसको बैंक बर्नर पे रख दिया। तो कहीं ना कहीं और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि केंद्र सेंट्रल जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार रही है, वो जनरली फ्रेंडली रही है सेंटर के साथ, चाहे वो आइडियोलॉजिकली कितनी डिफरेंट रही हो, क्योंकि उनको पता है कि उनके एग्जिस्टेंस के लिए और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए केंद्र की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि प्रयास रहेगा। अब उमर अब्दुल्ला अपना वो कितना बदलते हैं ये समय बताएगा, पर प्रयास उनकी तरफ से पूरा है। ठीक है, आपने बोलते बोलते अपनी चीज़ को भी बोल दिया और जवाब भी दे दिया मेरा। लेकिन मोहिंदर जी, 370 कश्मीरी पंडितों की वापसी, क्या है आप लोगों का, क्या मुख्य बातें रहेंगी? चलिए प्रवीण जी, मैं राजनीतिक बात नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर होकर भी आया हूँ और मैं सीनियर ऑफिसर रहा हूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो जितनी बंद पड़ी इंडस्ट्री हैं, मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि वहाँ कंपनियां हैं, किस कंडीशन में है, क्या है, तो मैं पर्सनल विजिट किया था। तो जो श्रीनगर जम्मू हाईवे है, वहाँ पर सिडको का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ अगर कोई विजिट करे, मैं तो करके आया हूँ, इतनी कंपनियां वहाँ बंद पड़ी हैं। उन कंपनियों के रिवाइवल के लिए अगर सरकार सोचती है और केंद्र सरकार के साथ मिलकर इनका सहयोग मिलता है, और उस सिडको के अलावा और भी जम्मू कश्मीर के अंदर खाली एप्पल ही नहीं होता, बहुत सारी और चीजें होती हैं और हो सकती हैं, उसको अगर रिवाइव करने की कोशिश की जाए तो वो दो चीजें करेगी। एक तो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और वहाँ के जो युवा लड़के हैं उनको मुझे याद है आपने पूरा एक कार्यक्रम में इसके बारे में अपने निजी अनुभव भी शेयर किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो मैंने चुटकी के अंदाज में सवाल पूछा था 370 और कश्मीरी पंडित, क्योंकि चुनाव में तो सबसे हेवी मुद्दे थे, चुनाव के बाद में ये कोई मुद्दे रहते हैं नहीं रहते हैं, बस इसके लिए मैंने ये सवाल पूछा था। बेशक बेरोजगारी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो एक चुनौतीपूर्ण चीज है ही जिस पर काम होना चाहिए। वहाँ प्रवीण जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वहाँ इंडस्ट्री ऑलरेडी है, लेकिन वो बंद है। उनको दो चीजें चाहिए, एक तो एक ऑपरेटिंग एक तो पैसा चाहिए थोड़ा चलाने के लिए, दूसरा वहाँ सुरक्षा चाहिए। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में सक्षम है। और जो उनके प्रमोटर अगर नहीं भी हैं, तो सरकार अपने हाथ में लेके रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज, मैनेजमेंट चेंज करके, बहुत सारी पद्धतियां हैं जिससे आपको भी मालूम है कि चलाई जा सकती है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इश्यूज के बजाय ये बेरोजगारी और इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं, परस्पर जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा तो बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस किया जा सकता है। तो कैसे डॉक्टर शुक्ला, आप लोग केंद्र सरकार जो है सपोर्ट करने वाली है इस चीज़ के लिए, या आपको लगता है कि ये बेरोजगारी, इस पर काम करना सबसे पहले ज़रूरी है, और इसके लिए आप कितने आशान्वित हैं नई सरकार से? देखिए, बेरोजगारी हमारा अहम मुद्दा रहा है, हमने इसके लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। पर मेरा एक सवाल मोहिंदर जी से है, उन्होंने बातों बातों में अपनी खुद ही भेद उन्होंने अपना खोल दिया कि उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, तो जरा इनका जवाब देंगे कि वो क्यों बंद पड़ी है? क्या ऐसा कारण रहा होगा? किसका ऐसा शासन रहा था जिन्होंने इंडस्ट्रियां बंद करवा दी? क्या ऐसा रहा था कि 1983 से लेके आज तक जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे रहे? क्या ऐसा कारण रहा था कि कश्मीरी पंडित बाहर रहे? क्या ऐसा कारण रहा था कि बेरोजगारी रही है? वो इसलिए राजनीतिक आज नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर आज वो राजनीतिक हो गए तो उनका भेद जो है आज की आज खुल जाएगा। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, मैंने एक शो के शुरुआत में ही बोल दिया था कि 66,000 करोड़ का जो है सेंट्रल ने
इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें हमारा पहले से पूर्ण उद्देश्य ये रहा था कि 2 लाख जॉब जो है खोली जाएंगी। उसके साथ ही साथ 2 मेडिसिटी हम खोल रहे हैं, जिसमें से जम्मू में आप देख रहे हैं खुद ही एम्स खुला है। एम्स के साथ साथ आते आते मोहिंदर जी, क्योंकि बहुत क्लोजिंग कमेंट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए क्विक रिस्पांस करें आप। अभी सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ दीजिए, जैसे जवाब दें, क्योंकि समय इसी में खत्म हो जाएगा। हमारे शुक्ला जी की मैं नासमझी पे क्या बात करूं। पर्यटक ना जाने कौन से सरकारी आंकड़े ये बोलने लगते हैं, नतीजा सामने है, सिफर। आज जो मैंने कहा, आगे चलने की बात करनी चाहिए कि हम भाईचारे का संकेत दें, कश्मीरियों को ये समझाएं कि आप हमारे भारत पीछे के का आप हिस्से बोल नहीं हो। सकते ना, पीछे जो आपने पाकिस्तान का जुगलबंदी आपने जो पाकिस्तान के साथ की, आप बोल नहीं सकते ना, इसलिए आप आगे की बात उनका कर ये रहे हैं। कहने का मतलब ये है मोहिंदर जी कि अलगाववादी ताकतों को पहले बढ़ावा दिया, अब जो है अब बात विकास की और इंडस्ट्रियलाइजेशन की हो रही है। वो एक सीड्स, वो एक नींव तो वहां पे जमा दी गई अलगाववादी ताकतों को साथ में लेने की, ये उनका कहना है। डॉक्टर शुक्ला ने पहले भी इस पर विस्तार से बात की। सर मैं वही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान वगैरह की बातें कहना छोड़े। अब ना कोई पाकिस्तान है ना कोई हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान अपने अलग समस्याओं के साथ है, पाकिस्तान अपनी समस्याओं के साथ है। हमारे देश के अंदर जो कश्मीर है, उस कश्मीर के अंदर प्रगति की जो भी राहें होती हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ होती हो, इलेक्शन खत्म हो गया, राजनीति छोड़ के अब कश्मीर के विकास की बातें करी जानी चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम निपटाएंगे, और अगर हमारा कश्मीर का विकास होता है तो पीओके वाले अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपको किसी राजनीति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी जंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऑप्टिमिस्टिक है। रऊफ लोन साहब, आपको क्या लगता है बेरोजगारी, और हमने बात कश्मीरी पंडित 370 इससे शुरू करी थी, चलिए अब करते करते इंडस्ट्रियलाइजेशन और बेरोजगारी के मुद्दे तक हम आए हैं, तो आपको लगता है कि वर्तमान सरकार के लिए ये सबसे पहला काम होना चाहिए और आप लोग भी विपक्ष के तौर पर सपोर्ट करेंगे? देखिए, बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे युवा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार बैठे हैं, और पिछले 10 सालों से कोई रोजगार उनको नहीं मिला है, सिर्फ सरकारी दावे किए गए हैं। पीएचडी होल्डर्स यहाँ रेडियो पे काम करते हैं, जो वहाँ ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन बात जो सरकार की आपने कि सरकार कामयाब हो पाएगी, देखो सरकार को दोनों मुद्दे देखने हैं, जो यहाँ जो यहाँ के कश्मीर के मुद्दे हैं और डेवलपमेंट के भी मुद्दे हैं। दोनों इश्यूज अगर सरकार चला सकती है तो फिर ही जाके ये कामयाब सरकार मानी जाएगी। अगर इन्होंने भाजपा के साथ ताल्लुकात बढ़ा के सिर्फ डेवलपमेंट इशू पे ही काम किया तो फिर भी इसको नाकाम ही कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिर्फ सड़क, बिजली और पानी पे ही इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है, यहाँ सेंटिमेंट्स पे भी इलेक्शन लड़ा। उन सेंटिमेंट को मद्देनजर रखते हुए जो भी सरकार यहाँ पे काम करेगी उसको आगे भी यहाँ पे वोट मिलेगा। अदरवाइज जो जिसने 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 पैरेलल बराबर रखा तो वही कामयाब हो सकता है। जिसने भी एक ही मुद्दे पे काम किया तो वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं हो सकती है। क्विक अमित भाई, क्विक इससे उम्मीद यही है सरकार पे वो दोनों चीजों को मदद सुन लेते रहूं भाई, क्योंकि आप मस्त क्लोजिंग में जा रहे हैं। आपका पॉइंट समझ में आ गया। इतना कुछ बदल गया, मगर आज भी वोट अलगाववाद के नाम पे ये मांगे जाते हैं। बस ठीक, मुझे एक बात समझ में आ गई अभी, हालांकि बड़ा मिक्स रहा और इसको आज का डिस्कशन होना भी था। मैं जब करने बैठ रहा था तब मुझे पता था कि ये जो है बड़ा मिक्स रहेगा। एक चीज अच्छी है कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर में वही होता है, विकास बनाम एक्चुअल। आप देख रहे थे इलेक्शन के पहले कुछ और ही मुद्दे थे, इलेक्शन के बाद प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग है। और यही सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो जो है क्या वो आपको वोट दिलवा पाती हैं। वोट दिलाने के लिए आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप सरकार में आते हैं तो आपको दिखाई पड़ता नहीं, ये असली काम है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मोहिंदर जी, सरकार को, और विपक्ष भी सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। भारत का सवाल में इतना ही।